don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप लोग। मैं फिर से आप लोगों का जो सेशन कंटिन्यू है, इडियम्स एंड फ्रेजेस वोकैब का जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट को लेके फिर से आप लोगों के सामने हूँ। टिल नाउ हम लगभग 45-46 इडियम्स डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज फिर उसी इडियम्स के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। उसी इडियम्स के सेगमेंट में और कुछ इडियम्स को समझेंगे और इन इडियम्स को एक आप लोगों को उनको बड़े कहना चाहिए माइंड के साथ, बड़े कंसंट्रेशन के साथ अपने माइंड के अंदर उन्हें फिट कर लेना है, सेंस समझ लेना है। अगर उस सेंस से मिलता जुलता, क्योंकि ऑप्शन आपको जो दिखाई देगा वो ऑप्शन एग्जैक्ट मीनिंग भी हो सकता है, सेंस बेस्ड भी हो सकता है, तो आप उसके सेंस को समझिए और सेंस को समझने के साथ साथ उससे क्या मीनिंग निकल सकता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। राइट, ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं, सो वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिएगा, कंटिन्यू इस सेशन को आप एंजॉय करते रहिए। ठीक है, करते हैं शुरुआत अपने नेक्स्ट इडियम की। इट्स लाइक अगर मैं कल तक की ही बात करूं तो कल तक हम 44 इडियम्स अपने कंप्लीट कर चुके थे। 44 से आगे मूव करते हैं। 45 इडियम दिया गया क्या, बर्न द मिडनाइट ऑयल। इडियम क्या दिया गया बेटा, बर्न द मिडनाइट ऑयल, है ना। थोड़ा लॉजिकली समझो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, है ना। बर्न का मतलब क्या होता है बेटे, जलाना। मिडनाइट मतलब आधी रात में, है ना। क्या, तेल, आधी रात को तेल जलाना या आधी रात का तेल जलाना। बेटा ऑयल को यूज कर रहे हो आप आधी रात को जलाने के लिए, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप लैंप का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। और लैंप का जो यूटिलाइजेशन होता है वो कुछ ना कुछ किस लिए किया जाता है बेटा, ताकि हमारे घर में क्या रहे, हमारे रूम में क्या रहे, रोशनी रहे, लाइट रहे, इसलिए तो हम यूटिलाइज करते हैं हम। और लाइट का यूटिलाइजेशन एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू आप किस काम के लिए करते हैं बेटा, स्टडी के लिए करते हैं, पढ़ने के लिए करते हैं। यानी जब आप लेट नाइट पढ़ रहे हैं तब उसके लिए आ गया बर्न द मिडनाइट ऑयल। यानी कोई भी काम, कोई भी टास्क जो आपको असाइन है और उस टास्क को आप कंप्लीट कर रहे हैं, उस टास्क को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, दिन में भी काम किया, अब आप उस पर रात में भी, आधी रात तक, रात्रि में भी बेसिकली आप काम कर रहे, तो उसके लिए यूज किया जाता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। लेबरिंग और स्टडिंग लेट नाइट, है ना। लेट नाइट तक पढ़ते रहना या लेट नाइट तक कोई मेहनत करते रहना, सही है। आपने देखा होगा, ये पढ़ने की बात है। लेबर क्लास जो व्यक्ति होते हैं, जो लेबर में काम करते हैं, एज अ लेबर काम करते हैं, है ना, वे व्यक्ति अगर कोई मकान बना रहा है वहां पर ये लोग काम कर रहे हैं और काम करते समय इनका टास्क दिन में भी चालू रहता है और जरूरत पड़ती है तो ये नाइट में भी काम करते हैं, अगर प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करना है तो। ठीक है, तो दिन के साथ साथ रात में भी काम करना, लेट नाइट तक काम करना, दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बात समझ में आ गई। चले आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम कहता है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट कहां आता है भाई, बरी द हैचेट, है ना। किसके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है, कुल्हाड़ी के लिए यूज किया जा रहा है। दफनाना, कुल्हाड़ी को क्या कर दीजिए बेटा, दफना दीजिए। ठीक है, कुल्हाड़ी का यूज कहां होता है, कुल्हाड़ी का यूज होता है किसी चीज को क्या करने के लिए बेटा, काटने के लिए, सही है। तो अब उस कुल्हाड़ी को मुझे क्या करना है, दबा देना है। किसी चीज को काट रहे हो, किसको काटते हो बेटा, जनरली अगर हम कोई भी बात करें, किसी चीज को हमें नुकसान पहुंचाना है बेसिकली, है ना। काटने का मतलब क्या है, उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, हम जो नुकसान पहुंचाने का टूल है, हम उस टूल को दबा रहे हैं। यानी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। और नुकसान हम जनरली कब पहुंचाते हैं, जब कोई क्या होती है, शत्रुता होती है, एनिमिटी होती है। तो अगर हम उस एनिमिटी को खत्म करना चाहें तो यूज करेंगे किसका बेटा, बरी द हैचेट, है ना। जब भी कभी हम किसी शत्रुता को खत्म करने की बात करते हैं तो वहां बरी द हैचेट का यूज कर लेते हैं। समझ में आ गई बात। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स कहां यूज होता है। देखिए फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी
बार बार किसी काम को उचित तरीके से देखना और फिर स्टार्ट करना, फिर देखना, फिर स्टार्ट करना, है ना, ऐसा कुछ। भाई अगर मैं पढ़ा रहा हूं, सपोज करो मैं टीचर, है ना, एक टीचिंग कर रहा हूं, मैं आप लोगों को क्लास ले रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने काम के अंदर इंप्रूवमेंट भी मेरे को करना पड़ेगा, और इस इंप्रूवमेंट के लिए मैं बार बार रुकूंगा, देखूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर रुकूंगा, देखूंगा, आगे बढ़ूंगा। आई बात समझ में? यानी कहना का मतलब मेरा काम कंटिन्यू नहीं है, मैं रुका। जैसे ही भाई सेशन है, सपोज हम सेशन का एग्जांपल लें, सेशन मेरा खत्म हुआ, मैं इस सेशन पे रुक गया, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर सेशन खत्म हुआ, फिर आगे बढ़ा। तो ये टास्क यहां तो रेगुलर है, लेकिन अगर मैं एंटायर टास्क की बात करूं तो ये टास्क कैसा हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है, बीच बीच में क्या हो रहा है, रुकता जा रहा है। अरे बात समझ में? तो जहां कहीं इरेगुलरिटी दिखाई देती है उसके लिए यूज करते हैं क्या, बोलो जल्दी, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलर कंडीशंस के लिए यूज किया गया। ठीक है, अभी हो रहा है, फिर नहीं हुआ, फिर हो रहा है, फिर नहीं हुआ, दैट्स इट। ये तो आपने सुना ही होगा, बाय हुक और बाय क्रुक, आसान सा इडियम है। बाय हुक और बाय क्रुक कब यूज होता है बेटा, कि मैं इस काम को करूंगा बाय हुक और बाय क्रुक, यानी मेरे को ये काम करना ही है एट एनी कॉस्ट, मैं करूंगा बाय ऑल मीन्स, किसी भी तरीके से मुझे करना हो तब मैं यूज करता हूं क्या बेटा, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग, कैसा भी हो, कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी आए, बट आई विल डू इट। ठीक है ना, मुझे ही करना है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे यार समझ में? या जैसे आप ही कहते हो, अभी एनडीए का एग्जाम आप लोगों का आ रहा है, ठीक है, आप एग्जाम के लिए कह रहे हो सर आई विल क्वालिफाई माई एग्जाम बाय हुक और बाय क्रुक, है ना, बाय ऑल मीन्स, हर तरीके से मैं अपने एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा, मैं अपने एग्जाम को, मैं फेल नहीं होऊंगा। अरे बात समझ में? तो यूज करते हैं किसका बेटा, बाय हुक और बाय क्रुक। सही है, चले आगे देखते हैं। नेक्स्ट इडियम क्या कहता है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है ना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मींस, लीप्स किसको कहते हैं बेटा, उछलने के लिए आता है, और बाउंड्स क्या होती हैं, सीमाएं होती हैं। ठीक है ना, यानी वो उछल रहा है, कहां उछल रहा है बेटा, सीमाओं के रेस्पेक्ट में उछलने की बात कर रहा है। ठीक है ना भाई, कोई आपने देखी ना, हर्डल रेस होती है, हर्डल लगी हुई है, हर्डल क्या, उस एक एरिया की क्या सीमा है, ये हर्डल रेस है सपोज, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या, इस एरिया की ये बाउंड है, इस एरिया की ये बाउंड्री है, ये इस एरिया की बाउंड्री है। ठीक है, मैं बार बार इसको क्या कर रहा हूं, इसको जंप कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कैसा है, क्या ये स्लो होता है, नहीं, इसको भी कैसे करना पड़ता है, तेजी से करना पड़ता है। यानी कैसे, किसी काम को तेजी से करने के लिए यूज किया जाता है, यानी मीनिंग क्या आ गया बेटा, एट अ रैपिड पेस, है ना, तेजी से यहां आप जंप कर रहे हैं, ये पेस, यहां पर आपकी पेस क्या है, ज्यादा है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड यानी कभी गर्म कभी ठंडा, है ना, कभी गर्म कभी ठंडा। सही है, एक एग्जांपल समझो कि अगर हमने देखा हो कि हम कभी कभी अपने पेरेंट्स के साथ में या हमारे फ्रेंड्स के साथ में, हमारे फ्रेंड्स हमें कुछ कहते हैं, हम उनको अपोज करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम उनको क्या करने लगते हैं, सपोर्ट करने लगते हैं। ठीक है, यानी एक तरफ हम नेगेटिव एस्पेक्ट दे रहे हैं, एक तरफ हम कैसा एस्पेक्ट दे रहे हैं बेटा, पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहे हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन जब एक साथ हो जाए कि अभी तो अपोज किया है, थोड़ी देर बाद मैं उसको सपोर्ट कर दूंगा, उसके लिए यूज किया जाता है किसका बेटा, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, है ना, अपोज भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके लिए यूज किया गया। अगला बोलता है बाइट वंस लिप्स। बाइट वंस लिप्स, बाइट वंस लिप्स कहां आ रहा है, देखिए बाइट वंस लिप्स आता है, आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति, हम कहते हैं दांत भींचना, है ना, कब, जब क्या आता है, गुस्सा आता है। ठीक है ना, कि गुस्सा आने के लिए यूज किया गया है, गुस्से से जुड़ा हुआ वर्ड है। ठीक है, जब गुस्सा आता है तब हम इस एक्टिविटी को करते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो एंगर को शो कर देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्सा आ रहा है लेकिन वो कंट्रोल कर रहे हैं उसको, अपने आप को। ठीक है ना, उस गुस्से को वो दांत बीच में इसमें चाह के ही वो गुस्सा अपना कंट्रोल कर लेते हैं, उसी के लिए यूज किया गया। बाइट वंस लिप्स मीन्स कंट्रोल वंस एंगर, अपने गुस्से को क्या कर लेना बेटा, कंट्रोल कर लेना। ठीक है, यानी जब गुस्सा कंट्रोल करना हुआ तो बाइट वंस लिप्स, है ना। चले आगे बढ़ते हैं, बी इन वंस बोनेट। ठीक है ना, बी इन वंस बोनेट कहां यूज किया जाता है बेटा, बी इन वंस बोनेट वहां यूज किया गया कि जब कभी आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए या पर्टिकुलर किसी चीज के लिए आप कैसे हो, थोड़े से बेटा क्रेजी हो। ठीक है ना, किसी भी चीज के लिए आप क्रेजी हैं, क्रेजी मतलब पागलपन के हद तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए यूज किया गया क्या बेटा, जल्दी बोलो, बी इन वंस बोनेट, है ना,
क्रेजी अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में क्या हो जाना, क्रेजी हो जाना, ठीक है, पागलपन के हद तक पहुंच जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इडियम क्या कहता है, बी निप्ड इन द बड। निप किसको कहते हैं बेटा, काटने को कहते हैं। बड किसको कहते हैं, कली, है ना, कली सुनी होगी आपने, रोज बड, है ना, गुलाब की कली। अब वो गुलाब का फूल है, वो कली है, उसको क्या किया गया, उसको पहले ही तोड़ लिया गया, तो क्या उस पर फूल बनेगा, नहीं बन सकता ना यार। यानी जैसी वो कली बनी हमने उसको तोड़ लिया, यानी उसको हमने स्टार्टिंग फेज में ही उसको क्या कर लिया है, तोड़ लिया है। आगे का प्रोसेस उसका क्या हो गया, रुक गया, आगे का प्रोसेस उसमें आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक है। मींस आपने किसी प्रोसेस को स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया। कोई काम आगे होने वाला है, आप उस काम के मतलब कहना चाहिए फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बल्कि पहले ही जैसे ही काम स्टार्ट हुआ हम रुक जाते हैं, बोले यार हमसे नहीं, हम नहीं करते ऐसे इसको, ठीक है। आपने आउटपुट नहीं देखा आपने केवल प्रोसेस को रोक दिया, ठीक है। उसी प्रोसेस को रोकने के लिए कहा गया बी निप्ड इन द बड टू डिस्ट्रॉय अ थिंग इन वेरी बिगनिंग। किसी भी चीज को स्टार्टिंग में ही क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, आगे का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आगे कंटिन्यू ना हो पाए। सही है बेटा, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड, बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड, है ना, यानी बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड कहां आता है बेटा, बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड यूज किया जाता है जब कोई काम कैसे हो, बाय फोर्स, बल लगा के हो, है ना, जोर लगा के कोई काम हो रहा हो, ठीक है। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, सही है ना, उसके लिए यूज करते हैं क्या बेटा, बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड, ठीक। चले अगला देखते हैं, टू बीट अ हैस्टी रिट्रीट, टू बीट अ हैजी रिट्रीट, ये कहां यूज होता है, तो बीट अ हैजी रिट्रीट का यूज वहां किया गया जहां पर आप बहुत तेजी के साथ कहीं आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कहते हैं ना काम करने की बड़ी जल्दी है, उसी के लिए यूज किया जाता है क्या बेटा, टू बीट अ हैजी रिट्रीट, बहुत जल्दी है तुम्हें इस काम को निपटाने की, दैट इज, सही है ना, जहां बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने की बात करें वहां पे इसको यूज किया गया। नेक्स्ट, कैसल्स इन द एयर, हवा में क्या बनाना, महल बनाना, हवा में महल बना रहे हो, ठीक है, क्या हवा में महल बनाना, यानी एक्चुअल में नहीं है, हम केवल उसके बारे में सोच रहे हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी कह सकते हो कि अभी मैं पढ़ लिख नहीं रहा हूं, मैं 2 घंटे भी नहीं स्टडी कर रहा हूं, लेकिन लेटते समय, पापा से बात करते समय, पेरेंट्स से बात करते समय, दोस्तों से बात करते समय मैं केवल एक ही चीज बोल रहा हूं, बोले यार आई विल बी अ लेफ्टिनेंट, है ना, आई विल क्वालिफाई द एग्जाम ऑफ एनडीए, ठीक है। मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं, मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं, बस केवल क्या, दिवास्वप्न, सोचे जा रहा हूं उस बारे में, मैं केवल चीजों को सोच रहा हूं, मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूं, आई बात समझ में। तो उसके लिए यूज किया जाता है क्या बेटा, कैसल्स इन द एयर, डे ड्रीमिंग, है ना, देवास्वप्न, अ होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड, ऐसी इच्छा, ऐसा एक आशा जो रियलाइज नहीं हो सकती, डे ड्रीमिंग यही तो होता है ना, मेरे को पता नहीं है, मैं सोच रहा हूं बहुत सारी चीजें, सही है ना। क्या अभी आप हो सकता है किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि 2 साल बाद मैं रोल्स रॉयस लूंगा, है ना, मैं परचेस करूंगा क्या, रोल्स रॉयस, क्या है बेटा, कैसल्स इन द एयर, अभी की प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पे, ठीक है, अभी क्या है, कैसल इन द एयर। आप जाओगे किसी से बोलोगे आई विल परचेज रोल्स रॉयस आफ्टर 2 years, है ना, क्या होगा, अगला एकदम बोलेगा, बोले यार क्यों हवा में महल बना रहा है ना, दैट्स इट, दैट्स व्हाट कैसल्स इन द एयर। चले, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है, याद हो रहा है नहीं हो रहा है, बता दीजिएगा, क्लास कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि क्लास से इससे याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। याद करना है, समझ लेना है, बेसिकली समझ में आने चाहिए, जैसे ही समझ में आए आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, बस रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद में अपने एग्जाम की तरफ मूव कर जाना है, क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, कैट एंड डॉग लाइफ, क्या बोला बेटा, कैट एंड डॉग लाइफ, खुद सोचो, सोचने की जरूरत क्या पड़ रही है, क्या है, कैट, यहां क्या है, डॉग। कैट एंड डॉग लाइफ क्या होती है, कैट एंड डॉग लाइफ में है क्या, भाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि डॉग और कैट आपस में क्या एनिमिटी रखते हैं, और जब आमने सामने आ जाते हैं तो डॉग क्या करता है, कैट पे अटैक करता है, यानी दोनों के बीच में हमेशा क्या होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। अगर कैट एंड डॉग लाइफ लिखा हुआ आ गया तो सीधी सी बात है, लाइफ में क्या हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं,
ठीक है ना, परेशानियां आ रही हैं, क्वारलसम लाइफ कह सकते हो, ट्रबलसम लाइफ कह सकते हो, ठीक है, तो दोनों के लिए यूज करते हैं क्या बेटा, कैट एंड डॉग लाइफ। इसी से जुड़ा हुआ एक और है, कैट्स एंड डॉग्स। अगर कैट एंड डॉग लाइफ लिखा हुआ है तो क्वारलसम है, ट्रबलसम है, लेकिन कैट्स एंड डॉग्स आ गया तो फिर वो रेनिंग हैवीली के केस में आ जाता है, जहां पर भाई भारी वर्षा हो रही है ना, बारिश बहुत तेज है, भारी वर्षा है, बादल फट गया, ठीक है ना, क्लाउड बस्टिंग की सिचुएशन बन गई, दैट इज व्हाट, कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। गॉट इट। चले आगे बढ़ता हूं। अगला बोल रहा बेटा च्यू द कड, है ना, कड, कड किसको कहते हैं, कड कहते हैं बेटा जुगाली करना, है ना। जो रूरल एरिया के बच्चे हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। आपने देखा होगा कैटल्स जो होते हैं घर पे, मवेशी जो होता है ना, काऊ हो सकती है, बफेलो हो सकती है, कुछ भी, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पहले अपना वो खाना खाते हैं और उसके बाद बैठ के मुंह चलाते रहते हैं, दैट इज व्हाट, जुगाली, कड। ये बात समझ में, ठीक है, तो यानी चबाते रहना और जुगाली करते रहना, ये कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है ना, ये यूज किया जाता है जब आप किसी चीज के बारे में क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा थिंक ओवर हो रहे हो, ठीक है ना, थिंकिंग प्रोसीजर में चल रहे हो, उसके लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, टू पॉन्डर ओवर या मेडिटेट, ठीक है ना। अगला देखिए, क्या, चिकन हार्टेड, चूजे जैसा दिल है, किसके जैसा दिल है बेटा, चूजे, चूजे जैसा। चूजा कैसा होता है, चिकन कैसा होता है, छोटा सा होता है, हार्ट भी कैसा होगा, छोटा सा होगा, यानी चूजे जैसा दिल है, बहुत छोटा सा दिल है। किसको कहते हैं हम बहुत छोटा सा दिल है, ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो बेटा, जिसके अंदर साहस की कमी हो या कह दीजिए कायर हो, ठीक है ना, यानी जिसमें साहस ही नहीं है। अब सपोज कोई व्यक्ति है और उससे कह दिया जाए भाई आप तो सभी लोग इंडियन आर्मी और आर्म फोर्सेस की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास चूजे जैसा दिल नहीं है, आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप तैयारी कर रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में जाके कंट्री को सर्व करने की, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, बोले आर्मी मैं नहीं जा रहा भाई आर्म फोर्सेस में, पता चले कब, है ना, वहां पर शूट आउट हो जाए, नहीं, वो चीज वो कहां आएगी, जो व्यक्ति क्या हो रहा है, डर रहा है, जिसके अंदर साहस की क्या है बेटा, कमी है। आई बात समझ में, दैट इज व्हाट, चिकन हार्टेड। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा, याद हो गया होगा। चले आगे देखते हैं, कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी कहां आता है बेटा, कॉक एंड बुल स्टोरी का यूज किया जाता है जहां पर दी गई स्टोरीज कैसी हो, कॉन्कॉटेड हो, यानी कह दीजिए आप फेक हो, कैसी हो, फेक हो, है ना, ऐसी स्टोरीज जिन पे भरोसा ना किया जा सकता हो, अनबिलीवेबल स्टोरीज, है ना, जिन पे भरोसा ना किया जा रहा हो, झूठ बोल के बना दी गई हैं, वही क्या कहलाती हैं, कॉक एंड बुल स्टोरी। सही है, समझ में आ गया। चले आगे बढ़ना। नेक्स्ट, क्रोकोडाइल टीयर्स, कितना आसान सा इडियम है, क्रोकोडाइल टीयर्स, है ना, मगरमच्छ के आंसू। आप तो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो, कहते हैं ना, कहां यूज होता है, बड़ा आसान सा इडियम है। तो अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, यानी मैं दुख तो दिखा रहा हूं लेकिन वो जो डिस्प्ले है, वो जो दुख दिखा रहा हूं वो सच्चा नहीं है, वो कैसा है, वो बनावटी है। आपने सुना हो बनावटी आंसू, है ना, दोज आर क्रोकोडाइल टीयर्स, फेक टीयर्स, झूठे आंसू, है ना। चले नेक्स्ट, क्राई फॉर द मून। क्या बोला बेटा, क्राई फॉर द मून, यानी किसके लिए चिल्लाना, किसकी मांग करना, मून की, चंद्रमा की मांग करना। बच्चा देखा है कभी, छोटा बच्चा होता है, कभी कभी मून बड़ा सुंदर लगता है, जैसे वो होता है ना, फुल मून होता है जब, तब हम उसको क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर चंद्रमा है, बच्चा उसी समय भी कह देता है पापा मेरे को ये चाहिए, मम्मा मेरे को ये चाहिए, है ना। तो वो क्या है, वो बच्चे ने डिमांड की है किसकी बेटा, मून की, ठीक है। तो क्या उसको अटेंड किया जा सकता है उस डिमांड को, भाई आप ही हैं, आप ही घर जाके बोलो मेरे को मून चाहिए, तो घर वाले क्या कहेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे क्या, आपकी इस डिमांड को, आपके इस डिजायर को फुलफिल कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना यार। यानी ऐसी डिजायर जिसको अटेंड ना किया जा सकता हो, जिसको अटेंड ना किया जा सकता हो, ठीक है ना, यानी अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स भी आप कह सकते हो, ऐसी इच्छाएं जिनको एक्सेप्ट ना किया जा सके। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब बिखरे हुए दूध पर रोना। स्पिल्ट क्या, बिखरा हुआ, बिखरे हुए दूध पे रो रहे हो, दूध तो बिखर गया ना यार, रो के कुछ होगा, नहीं होगा ना। कहना का मतलब दूध कब बिखरा होगा, पहले बिखरा होगा, तभी तो बाद में देख रहे हो उसके ऊपर रो रहे हो,
यानी पास्ट में जो इंसिडेंट हमने किए, हम उन्हीं इंसिडेंट को लेके आज भी बातें कर रहे हैं। पास्ट के इंसिडेंट, हम कौन से पास्ट के इंसिडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने हमें कहीं ना कहीं क्या दी होगी, थोड़ी सी परेशानी दी होगी। हैप्पीली मोमेंट्स तो हम जनरली बहुत कम ही याद रखते हैं। हम कौन से मोमेंट्स याद रखते हैं जो हमें थोड़ा पेन देते हैं, ठीक है, वो हमारे माइंड में होता है। तो वही क्या है, और जब भी कभी उनसे जुड़ी हुई कोई बात उठती है, हम उसको क्या करने लगते हैं, डिस्कस करने लगते हैं, बार बार उन्हीं चीजों को कहने लगते हैं। दैट इज व्हाट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, है ना। यानी मैं उन पुरानी बातों के बारे में, जो पुराने, मतलब कहना चाहिए कि पुराने जो केसेस हैं, पुरानी जो चीजें हैं, पुरानी जो चीजें मुझे परेशान कर रही हैं, मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात करता जा रहा हूं, ठीक है ना। उसके लिए यूज करते बेटा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, है ना। हम केवल उसके लिए बात करते रहें, उसको रिग्रेट करने की कोशिश करते रहें, क्या, जो हमने पास्ट में किया है, लेकिन वो कभी चेंज नहीं हो सकता। चेंज क्या नहीं हो सकता, जो पास्ट है, कहते ना समय गुजर गया तो बदला नहीं जा सकता, सही है ना। वही चीज है कि समय गुजर चुका है, समय के साथ साथ चीजें भी क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। अब उनको चेंज नहीं किया जा सकता, उनको केवल सुधारा जा सकता है। आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। पास्ट में क्या किया, पास्ट में हो सकता है कुछ बच्चे दिल लगा के पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो। जो नहीं पढ़े और वो आज भी आके कह रहे हैं, बोले यार मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आ रही, वो क्या है, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो आज भी पहले से ही समझ में नहीं आई। सर इंग्लिश है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। सर मैथ्स है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। वो क्या करे, आज तक समझ में नहीं आई। इट मीन्स पास्ट को लेकर रो रहा हूं, ठीक है। दैट इज, मैं आज पे काम नहीं कर रहा, मैं पास्ट पे काम कर रहा हूं। दैट इज नोन एज व्हाट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला कहता है करी फेवर। क्या बोल रहा है बेटा, करी फेवर। करी फेवर कहां यूज होता है, थोड़ा सा ये फ्लैटरिंग है एक तरीके से, आप ये समझिएगा, थोड़ा सा फ्लैटरिंग वर्ड्स है ना। कहने का मतलब कि जब कभी हम किसी से अपना फेवर मांगते हैं और उस फेवर के लिए हम उसे कोई गिफ्ट दे रहे हैं, हम उसकी कोई चापलूसी कर रहे हैं, है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। हम अपने काम पे ध्यान ना देके, हम अपनी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान ना देके, हम केवल और बाकी चीजों में लगे हुए हैं, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति, हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स हमारी तरफ क्या हो जाए, हमें देखें, हम अट्रैक्ट हों, हमसे बात करें। यानी हम कहीं ना कहीं उनका फेवर अपने लिए लेना चाहते हैं, नॉट बाय यूजिंग आवर स्टडी मटेरियल, बाय एनी अदर अनफेयर मीन्स लाइक गिफ्ट और फ्लैटरिंग वर्ड्स, चापलूसी टाइप। बात समझ में आ गई। तो उसी के लिए यूज किया जाता है, क्या, जल्दी बोलो, करी फेवर। क्लियर, बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई होगी उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट देखते हैं, चीक बाई जॉल। चीक बाई जॉल, चीक किसको कहते हैं, जबड़ा, जॉल, है ना भाई। गाल कहां रहे, गाल तो होगी चीक, जॉल क्या होगा, जबड़ा, ठीक है ना। अब अगर मैं इन दोनों को, चीक बाई जॉल यानी जबड़ा और गाल कहां है, आसपास है, कैसे होता है, क्लोज होता है, क्लोजली कनेक्टेड होता है। तो जब क्लोजली कनेक्टेड की बात करते हैं वहां यूज करते हैं किसका बेटा, चीक बाई जॉल का, सही है। नेक्स्ट देखिएगा, कैच अ स्ट्रो। कहां यूज होगा, कैच अ स्ट्रो, किसको पकड़ना है बेटा, स्ट्रो, तिनके को पकड़ना है, ठीक है ना। तिनके को पकड़ना मतलब क्या, कि टू एक्सेप्ट हेल्प एंड सपोर्ट इवन फ्रॉम द इनसिग्निफिकेंट, ठीक है ना। वो कैसा हो, इनसिग्निफिकेंट हो, यानी कहना मतलब कि अपर्याप्त है। इग्निफिकेंट किसको कहते हैं, जो ऐसा मतलब एक तरीके से अपर्याप्त है, पूरा सिग्निफिकेंसी उसकी कुछ है ही नहीं, है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन हम फिर भी क्या मांग रहे हैं, हेल्प एंड सपोर्ट, हम फिर भी हेल्प मांग रहे हैं। भाई स्ट्रो, तिनका, एक क्या हेल्प करेगा, एक तिनका उठा लीजिए आप, उससे क्या हेल्प लेंगे आप, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं, बोले अब इससे मेरे को हेल्प लेनी है। वहां यूज किया जाता है क्या, कैच अ स्ट्रो, ठीक है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसे व्यक्ति से हेल्प लेना जिससे हेल्प ना मिले, लेकिन मैं फिर भी उसकी तरफ मदद की निगाह से देख रहा हूं, दैट इज कैच अ स्ट्रो। अगला बोला क्राई वुल्फ। कहानी सुनी होगी आपने, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, है ना। थोड़ा सा रिलेट करके देखो, आंसर आ जाएगा। वो क्या कह रहा है, भेड़िया आया, कैसा अलार्म था, कैसी वो चेतावनी जारी करता था बच्चा पहले, वैसा तो नहीं था कि भेड़िया आता ही था, वैसे चीखता था, बोले मैं तो चेक कर रहा हूं तुम लोग आओगे या नहीं आओगे। कैसी चेतावनी जारी की, चेतावनी जारी करता था वो फेक,
और उसी फेक अलार्म के लिए यूज किया जाता है क्या बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, क्राई वुल्फ, है ना, टू गिव फॉल्स अलार्म, है ना, एक झूठी एक चेतावनी देना, एक झूठी एक कोई चेतावनी आपके लिए जारी कर दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ठीक है ना, इसको कहां यूज किया जाता है, यानी खुल के बात करने के लिए यूज किया गया। खुल के मतलब आउटस्पोकन बंदा है, कैसा है व्यक्ति, आउटस्पोकन है, जो मन में आया बोल दिया। ठीक है, उसके लिए यूज करता है हम लोग क्या, कॉल अ स्पेड, बी आउटस्पोकन इन लैंग्वेज। ठीक है ना, कैसा हो, आउटस्पोकन हो थोड़ा सा, उसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कट द गार्डियन नॉट, कट द गार्डियन नॉट। गार्डियन नॉट है ना, गांठ को क्या कर देना, काट देना। गांठ क्या होती है, जनरली एक प्रॉब्लम ही तो होती है, गांठ हो गई कहीं पे, सपोज करो यहीं पर कोई गांठ हाथ में ही यहाँ पे बन जाए, कोई नॉट लग जाए, है ना, होता है, बन जाती है हाथ बॉडी में भी, उनको क्या करते हैं, उनको काटना पड़ता है। वो क्या है, प्रॉब्लम्स है, यानी मैं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहा हूं, क्या क्या कर रहा हूं बेटा, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व। और जब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की बात आती है, यूज किया जाता है कट द गार्डियन नॉट, है ना। आंसर क्या आ गया, टू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का क्या ढूंढ लेना, शॉर्ट आउट कर देना, प्रॉब्लम का क्या करना, सॉल्यूशन निकाल लेना, उसके लिए यूज करेंगे कट द गार्डियन नॉट। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट बोलता है कम बैक टू अर्थ। भाई साहब धरती पे वापस आ जाइए, है ना, जमीन पे वापस आ जाइए। अभी तक डे ड्रीमिंग कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग। किसी ने पकड़ा, हिलाया, बोले अरे भाई क्या क्या ख्वाब देख रहे हो, वापस जमीन पे आओ। यानी ये देखो कि रियलिटी तो कुछ और है, तुम सोच कुछ और रहे हो। यानी कम बैक टू अर्थ, रियलिटी जो है, रियलिटी पे आइए, जमीन पे आइए, पैर जमीन से मत उठने दीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, रिटर्न टू रियलिटी, है ना, वास्तविकता में वापस आने के लिए यूज किया गया। क्या, जल्दी बताओ, कम बैक टू अर्थ। समझ में आ गया, यस और नो। चल आगे देखते हैं, कॉल इन क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है, कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन कहां आता है बेटा, जब कोई चीज किस में आ जाए बेटा, संदेहास्पद हो जाए। संदेहास्पद मतलब जिस पे डाउट्स अराइज हो रहे हैं, जिस पे शक हो जाए, डाउट्स के लिए यूज किया जाता है कॉल इन क्वेश्चन। ठीक है, या फिर कॉल इन क्वेश्चन और भी हो सकता है। शक कब होता है भाई, जब किसी में गलतियां निकालने स्टार्ट कर दोगे, बोले यार तुमने ऐसा किया था, ऐसा क्यों किया था, तभी तो डाउट आया। यानी फाइंड फॉल्ट्स, किसी में गलतियां निकालना है तो उसके लिए भी यूज करते हैं हम क्या बेटा, कॉल इन क्वेश्चन। बात समझ में आ गई, यस और नो। चल आगे बढ़ते हैं, कट वंस कॉट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। अपने कोट को अपने कपड़े के अनुसार काटना। यानी भाई जितना कहते हैं ना, जितनी चादर उतनी पैर फैलाइए। ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो भी तुम्हारे, जितने भी तुम जानते हो, जितने भी तुम्हारे मीन्स हैं, जितने भी तुम्हारे काम करने के तरीके हैं, आप उन्हीं तरीके से काम करिए ना। ठीक है ना, उसी के लिए इसको यूज किया गया। मीन्स टू लिव विद इन वंस मीन्स, है ना, अपने ही तरीके से जीना। ठीक है, मैं ऐसे ही जीता हूं, मैं ऐसे ही जीता रहूंगा। आई बात समझ में, तो उसके लिए यूज करते हैं क्या, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, डांस टू वंस ट्यून। किसी की ट्यून पे क्या करना बेटे, डांस करना, किसी की ट्यून पे डांस करना। यानी क्या, ट्यून कोई और बजा रहा है, हम डांस कर रहे हैं केवल। यानी कहीं ना कहीं हम किसी दूसरे के सुर, किसी दूसरे के संगीत पे डांस कर रहे हैं। कोई दूसरा हमसे कह रहा है, बोले ऐसे करना है, हाँ ऐसे ही करेंगे, ऐसे करना है, ऐसे ही करेंगे। दैट इज, यानी हम अपने विवेक से काम नहीं कर रहे, हम दूसरे के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। यूज किया जाता है क्या बेटा, डांस टू वंस ट्यून मीन्स ओबेइंग वंस ऑर्डर, है ना, किसी दूसरे के ऑर्डर्स को क्या करना, ओबे करना, मान लेना, उसके लिए यूज किया गया। नेक्स्ट वन, डार्क हॉर्स, काला घोड़ा, डार्क हॉर्स। कभी वो देखिए, हॉर्स रेस होती है ना, घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़ होती है, तो उसमें कभी कभी ऐसा घोड़ा जीत जाता है जिसपे कोई उम्मीद नहीं होती। बोले ये कैसे हो गया, दैट इज अनएक्सपेक्टेडली वो जीत गया, दैट इज नोन एज व्हाट, डार्क हॉर्स। यानी अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भी
व्यक्ति हो या कुछ भी हो, अगर वो अनएक्सपेक्टेडली अपनी सिचुएशंस को विन कर लेता है या किसी गेम को विन कर लेता है या किसी भी सिचुएशन में वो जीत जाता है, तो उसके लिए यूज करते हैं वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली के लिए यूज करते हैं क्या बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, डार्क हॉर्स, मार्क कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इडियम है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, डाइन हार्नेस। डाइन हार्नेस कहां आता है? डाइन हार्नेस यूज किया गया, इसको वहां यूज करते बेटा जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए, लेकिन वो डेथ जब वो काम कर रहा हो, सर्विस में हो, उस समय उसकी अगर डेथ हो जाए तो उसके लिए यूज किया जाता है डाइन हार्नेस, है ना। डाई वाइल इन सर्विस, जब वो सर्विस में है तभी उसकी डेथ हो जाए, ठीक है ना, तब हम यूज किए क्या बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, डाई इन हार्नेस, सर्विस के दौरान, है ना, अपनी सेवाओं के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो। डक इन अ थंडरस्टॉर्म, है ना, डक कहां बैठी है? थंडरस्टॉर्म में, है ना, तूफान में फंसी हुई बत्तख, ठीक है। अब डक अगर थंडरस्टॉर्म में होगी, समझ रहे हो कैसी होगी भाई, वो एट दैट सेम टाइम उसको क्या महसूस हो रहा होगा, क्या वो एंजॉय कर रही होगी? नहीं, उसको क्या हो रहा होगा, पेन हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, बड़ी कठिनाइयां महसूस कर रही होगी, कैसे इस तूफान गुजरे और कैसे हम फिर से अपना आजीविका चालू करें, आया समझ में। यानी डक इन थंडरस्टॉर्म यूज किया जाता है जब कंडीशन कैसी, जॉयफुल ना होके कैसी हो जाए बेटा, जल्दी बताओ, पेनफुल हो जाए। दैट इज ईट हम्बल पाई। क्या बोल रहा है बेटा? ईट हम्बल पाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सा इडियम है, बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हो सकता है एनडीए में भी आपके सामने अवेलेबल हो जाए, तो देख लें क्या मीनिंग होगा इसका। ईट हम्बल पाई कहां यूज किया जाता है बेटा? ईट हम्बल पाई को यूज किया जाता है वहां पे जहां हम बात करते हैं अपोलोजाइज करने की, किसी चीज को, किसी चीज के रेस्पेक्ट में हमें अगर माफी मांगनी पड़े, है ना, उसके रेस्पेक्ट में हम इसको यूज करते हैं, ईट हम्बल पाई, ठीक है। टू अपोलोजाइज यानी कहीं ना कहीं क्या करना है बेटा, माफी मांगना है, कहीं ना कहीं आपको अपनी गलती को स्वीकार कर लेना है, और स्वीकार करके हम उसको क्या करेंगे, उसके लिए सामने वाले से अपोलोजाइज कर लेंगे, उस सामने वाले से हम माफी मांग लेंगे, राइट। नेक्स्ट वन क्या कहता है? ईट वंस वर्ड्स, अपने शब्दों को खा लेना। मतलब क्या हुआ बेटा, अपने ही शब्दों को खा रहे हो, ठीक है, यानी जो शब्द तुमने बोल दिए उन्हीं शब्दों को खाना है तो वापस लेके आओगे ना, उनको पकड़ना तो पड़ेगा। यार कहने का मतलब कि तुमने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को आप क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। जैसा कि हम कहते हैं किसी से हमने कुछ बोल दिया, यार अपने शब्द वापस ले लो, है ना, दैट इज, यानी तुम अपनी स्टेटमेंट क्या है, वापस ले लो, है ना, उसी के लिए इसको यूज किया गया क्या बेटा, टेक द स्टेटमेंट बैक। इडियम क्या बना? इडियम बना ईट वंस वर्ड्स, है ना। ईट वंस वर्ड्स कहां आएगा? जब हम स्टेटमेंट को वापस लेने की बात करते हैं, अपने शब्दों को वापस लेने की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्या? ईट वंस हार्ट आउट। देखो क्या मजेदार इडियम दिया है, क्या बोला? ईट वंस हार्ट आउट, है ना, हृदय बाहर खा जाओ। क्या क्या मीनिंग निकल के आ रहा है? ऐसे तो है ना, किसी के हृदय को खा जाना, बाहर से खा जाना, ये क्या बात हुई, है ना, ऐसे तो कोई अर्थ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ एक चीज समझ सकते हो कि भाई बाहर से खा रहे हो ना, ऐसा सोचो, कहां से खा रहे हो? बाहर से खा रहे हो, ठीक है। अब निकाल लिया किसी के हार्ट को, खा गए तो मर जाएगा आदमी, लेकिन आप वो चीज नहीं कर रहे हो, आप बाहर से, यानी आप उसको धीरे धीरे कोई पेन दे रहे हो, है ना, किसी चीज को वो बहुत धीरे धीरे महसूस करना, उसके लिए यूज किया गया है। यानी सफर साइलेंटली, धीरे धीरे किसी चीज को क्या करना बेटा, महसूस करना, है ना, उसके लिए यूज करते हैं क्या, जल्दी बोलो फटाफट, ईट वंस हार्ट आउट। क्लियर, समझ में आ गया? चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोलता है? एल्बो रूम। थोड़ा देख लेना, डिफेंस एग्जाम्स में एक दो बार पूछा गया है। एल्बो रूम, एल्बो रूम कहां आता है? देखिए एल्बो रूम का यूज किया गया वहां पे जहां पर क्या कहता है, सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन। यानी जब हम किसी काम को करने की बात करते हैं, फंक्शनैलिटी की बात करते हैं, और उसकी फंक्शनैलिटी, मान लिया आप एनडीए का ही एग्जाम कर रहे हो, है ना, तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, एनडीए में जाओगे, आगे की जो फंक्शनैलिटी होगी, आगे जो भी आप काम करने वाले हैं, उन कामों के लिए आपके पास सफिशिएंट स्कोप हो, आपके पास जो क्षेत्र है ना, उसका जो एक स्कोप है किसी काम को करने का, वो कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। जब हम एक सफिशिएंट स्कोप को डिफाइन करते हैं तब हम यूज करते हैं किसका बेटा, एल्बो रूम का।
अभी जैसे आप स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हो, है ना, पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते जा रहे हो उसके लिए आपकी लाइफ में कैसा स्कोप है बेटा, लिमिटेड है या सफिशिएंट है? सफिशिएंट है। तो उसी स्कोप के लिए यूज करना है क्या बेटा, एल्बो रूम। एल्बो रूम कहां आएगा, ध्यान कर लो, सफिशिएंट स्कोप के सेंस में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से एक इडियम लेते हैं। देखिए अब अगला इडियम दिया गया, एंड इन स्मोक। आसान है, एंड इन स्मोक, ये भी डिफेंस एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, वेरियस डिफेंस एग्जाम्स जितने भी होते हैं, ठीक है। एंड इन स्मोक कहां पर खत्म कर रहा है बेटा, स्मोक, यानी स्मोक किसको कहते हैं, धुंध, धुआं, है ना। यानी जब कोई चीज धुएं में ही खत्म हो जाए, धुएं में खत्म हो रही, यानी कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि कोई चीज स्मोक में है, धुएं में है, तो क्या वो विजिबल होगी, नहीं होने वाली है ना। यानी आप धुएं में ले गए किसी को और धुएं में ले जाकर कोई एक्टिविटी, आपका कोई आउटपुट है, सपोज करिए आप पढ़ रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को करने के लिए सीधी सी बात है क्या आएगा बेटा, रिजल्ट भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा, राइट। क्योंकि बात किसकी कर रहे हो बेटा, एंड की। एंड किसको डिफाइन करेगा, रिजल्ट को, है ना। तो रिजल्ट कहां है, अंधेरे में है, रिजल्ट कहां है, धुएं में है। अब जब धुएं में होगा तो रिजल्ट दिखाई नहीं देगा, और जब रिजल्ट दिखाई नहीं देता तो हम क्या कह देते हैं, भाई इसका तो कोई आउटपुट आया ही नहीं। कहने का मतलब मीनिंग क्या निकल जाएगा, कम टू नथिंग, यानी कोई भी कुछ भी आउटपुट मुझे दिखाई नहीं दिया, दैट इज, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बोला गया फैबियन पॉलिसी, बड़ा इंपॉर्टेंट सा आइडियम है फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी कहां आता है, देखो फैबियन पॉलिसी एक ऐसी टर्म है जो स्पेशली यूज की जाती है उन पॉलिसीज के लिए, उन कामों के लिए जो परफॉर्म होने वाली एक्टिविटी को क्या कर देते बेटा, डिले कर देते हैं, है ना। फैबियन पॉलिसी किसको कहा गया, ऐसी पॉलिसी जो आप जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उस टास्क को परफॉर्म करने में एक डिले क्रिएट करे, एक तरीके से उसको थोड़ा देरी उसके अंदर लेके आए, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं क्या बेटा, फैबियन पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप भी डिसीजन ले रहे होते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ पॉलिसीज आपके डिसीजन को क्या कर देती हैं, डिले कर देती हैं। दोज आर नोन एज फैबियन पॉलिसीज। गॉट इट, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है फेदर इन द कैप। कैप में क्या लगा लेना बेटा, फेदर। फेदर किसको कहते हैं, पंख को कहते हैं, है ना। पंख कहां लगा, टोपी में लगा, कैप में लगा। अब खुद सोचो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या आपने एनडीए का एग्जाम क्लियर किया, आपको एनडीए की क्या मिल गई, कैप मिल गई। अब आपने एनडीए को बहुत अच्छे से वहां पर जो ट्रेनिंग हुआ उसको बहुत अच्छे से आपने उसको तैयार कर लिया, बहुत अच्छे से आपने ट्रेनिंग परफॉर्म की, पता चला कि आप वहां की स्कोरिंग के अकॉर्डिंग क्या हो गए, आपको नंबर 1 रैंक मिल गई, ठीक है। एनडीए तो सभी ने क्लियर किया था ना, आपने वहां पर भी रैंक क्या ले ली, फर्स्ट रैंक ले ली, सही है। ये क्या होगा, आपको जो कैप मिली, आपकी जो सक्सेस थी, उस सक्सेस के अंदर एक पंख और ऐड हो गया। यानी ये जो सक्सेस होगी, ये सक्सेस कैसी होगी, ये तो सक्सेस है ही, एनडीए तो आपकी सक्सेस है ही, लेकिन जो आपने वहां रैंक हासिल की वो भी तो आपकी सक्सेस है ना। यानी सक्सेस के साथ एडिशनल सक्सेस मींस फेदर इन द कैप कहां यूज किया गया बेटा, जब हम एडिशनल सक्सेस की बात करते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं किस चीज के लिए, जो हमें सफलता मिली, उस सफलता के अंदर भी हम लोग कोई एक दूसरी सफलता अचीव कर लें अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, क्या नेक्स्ट बोलता है फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। बड़ा मजेदार इडियम है ना। देखिए फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, फिश को तो आप जानते ही हैं, फिश किसको बोलते हैं बेटा, मछली को। पानी कैसा है, ट्रबल्ड है ना, थोड़ा सा परेशान हो रहा, पानी परेशान होने का मतलब क्या हुआ बेटा, पानी परेशान होने का मतलब हुआ उसकी जो लेयर है वो कैसी हो रही है, वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, राइट। कब होती है, जब वेव्स आती हैं, है ना। तो वेव्स से समझो थोड़ा सा कि अगर पानी में टर्बुलेंस है, कहीं वेव्स आ रही हैं और उसके अंदर कोई फिश है, ठीक है। मछली क्या करती है, मछली कभी अगर आपने देखा हो, है ना, या कभी पढ़ा हो, तो मछली क्या करती है, मछली पानी के बहाव के साथ साथ भी तैरने लगती है अपनी मंजिल पर जाने के लिए, ठीक है। दैट इज, यानी वेव्स जैसे आ रही हैं, मछली अपनी डायरेक्शन उसी हिसाब से कर लेती है, ठीक है।
अब डायरेक्शन को उस हिसाब से किया, मतलब क्या हुआ भाई, मछली को ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ेगा और अपनी जो डेस्टिनेशन है उस तक इजीली पहुंच जाएगी। यानी परेशानी किसकी थी बेटा, वाटर्स की। परेशानी किसकी थी, पानी की थी, है ना। लेकिन फायदा किसने उठाया, फिश ने। यानी जब हम किसी दूसरे की परेशानियों का फायदा उठा लेते हैं, दूसरे को परेशानी हुई, हमने समझ लिया कि ऐसे काम नहीं करना है, ठीक है, हम दूसरे रास्ते से चलेंगे, अब इन्हीं वेव्स के थ्रू हम चलेंगे, इसी तरीके से हम चलेंगे ताकि हम इस परेशानी का फायदा उठा लें। दैट इज नोन एज व्हाट, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। मीनिंग क्या हो गया, टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। यही तो बताया था क्या, कि दूसरे की परेशानियां जो भी हैं उनका हम क्या ले लें, एडवांटेज ले लें, उनका हम एक लाभ ले लें, एक फायदा ले लें। सही है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन इडियम्स के थ्रू आपको, अब जहां तक मैं मानता हूं, अगर आप इनको रिवाइज कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, जो जिन बच्चों ने इनको पढ़ा ही नहीं है तो ये इडियम्स उनके अंदर याद होते चले जा रहे होंगे, उनके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं ये फिट होते चले जा रहे होंगे। सही है, तो इनको बार बार रिवाइज जरूर करते रहिए, देखते रहिए वीडियोस को, और वीडियोस को देखने के साथ साथ अपने इस कंटेंट को रिवाइज करते रहिएगा। सही है, चले आगे बढ़ते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर। अभी तक फिश कहां थी, अभी तक तो ट्रबल्ड वाटर्स में थी, फायदा उठा रही थी। अब फिश कहां चली गई, फिश आउट ऑफ वाटर। अब मछली कहां जा रही बेटा, पानी से बाहर आ गई है। खुद सोचो, अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो मर जाएगी। क्यों मरेगी भाई, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो सिचुएशन है वो क्या है, वो पानी के अंदर कैसी रहती है, वो थोड़ी कंफर्टेबल रहती है। लेकिन जब उसे पानी से बाहर निकाल लोगे तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएगी, मर जाएगी, उसको ब्रीदिंग इश्यूज होंगे, ठीक है ना। तो यानी जब कोई भी एक्टिविटी करते समय हम किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना, क्या बेटा, हम पढ़ रहे हैं, यानी ये स्टडी का जो हमारी बुक्स हैं वो हमारे लिए क्या हो गया बेटा, वाटर हो गया। हम इस वाटर के लिए क्या हो गए, मछली हो गए। लेकिन अगर आप अपने आप इस स्टडी से बाहर निकल आए तो आपका जोन कंफर्टेबल तो होगा नहीं, कैसा होगा बेटा, अनकंफर्टेबल जोन होगा। हमारी बात समझ में, तो अनकंफर्टेबल जोन के लिए इसको यूज किया गया, बेसिकली डिफिकल्टीज के लिए इसको यूज किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज कहां होता है बेटा, फूल समझते हो किसको कहते हैं, मूर्ख। पैराडाइज महल, है ना, यानी मूर्खों का महल। कब होगा भाई, सोचो भाई हम फूल किसको बोलते हैं, फूल यानी जो कोई काम मतलब समझदारी का काम ना कर रहा हो, ऐसा ही ना। और ऐसे कामों के कारण ही अगर उसको क्या मिलने लगे, आनंद मिलने लगे। आप कभी कभी बहुत सारे ऐसे काम करते हो जो काम आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपको उनसे क्या मिलता है, एक प्लेजर मिलता है, एक आनंद मिलता है, ठीक है। तो उसी कंटेंट में इसको यूज किया जाता है, किसको बेटा, फूल्स पैराडाइज को। क्या कि जब कभी हम खुश होते हैं, किसके लिए, एक फुलिश और अनफाउंडेड रीजंस, यानी कुछ एक मूर्खता के कारण हो, मूर्खता से भरी हुई बातें हो, और उनसे हमें क्या मिले, खुशी मिले, हम बड़े आनंदित हो जाते हैं उनको सोचने के बाद में, उन कामों को करने के बाद में। दैट इज नोन एज फूल्स पैराडाइज। दिस इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड। क्लियर। नेक्स्ट, फ्रेंच लीव। थोड़ा इंपॉर्टेंट सा आइडिया में देख लेना एक बार। फ्रेंच लीव क्या आता है, फ्रेंच लीव कहां यूज करते हैं बेटा, फ्रेंच लीव को यूज वहां किया जाता है जहां पर हम बात करते हैं किसका, एक ऐसी लीव का, एक ऐसी छुट्टी का जिसमें हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, आप अपने क्लासेस की बात करें, आप अपने घर की बात करें, है ना, मान लिया क्लासेस की बात करते हैं, आप क्लासेस के लिए कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो। अब स्कूल में आपने आज क्या कर लिया, लीव ले लिया, आपने छुट्टी मार ली, आपने लेकिन किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, विदाउट एन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप कोई लीव ले रहे तो उसी के लिए यूज करेंगे क्या बेटा, फ्रेंच लीव, है ना। ध्यान रहेगी बात। फ्रेंच लीव कौन सी होती है, जब बिना इंफॉर्मेशन आप गायब हो जाते हैं, बिना इंफॉर्मेशन आप छुट्टी पर चले जाते हैं, बिना इंफॉर्मेशन आप अपने काम पे नहीं जाते हैं। दैट इज नेक्स्ट, फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाथ से लेके मुंह तक, हाथ से मुंह तक, बस इतना ही है मेरे पास
कि मैं अपने हाथ में ले सकता हूं और उससे खा सकता हूं। यानी खाने की बात करें तो खाना क्या है? फूड, बेसिक नेसेसिटी है। खाना हाथ में ले सकता हूं और खा सकता हूं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब मैं केवल इतना कमाता हूं कि जिससे मुझे मेरी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाए, वो फुलफिल हो जाए। है बात समझ में? तो जब हम फ्रॉम हैंड टू माउथ कहाँ यूज़ करते हैं बेटा? वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम अर्निंग्स तो कर रहे, एनफ अर्निंग्स हैं, फॉर व्हाट? फॉर फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ओनली। यानी मैं अपना रोटी कपड़ा और मकान ही कर सकता हूं, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा मेरे पास कोई इनकम नहीं है। यूज किया जाएगा इडियम फ्रॉम हैंड टू माउथ। आगे बात समझ में? याद हो गया? चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गाला डे। गाला डे कहाँ यूज किया गया? गाला किसके लिए आता है बेटा? किसी समारोह या प्रतियोगिता के लिए यूज किया जाता है गाला। ठीक है, अब कोई समारोह हो रहा है, कोई प्रतियोगिता हो रही है, ठीक है, तो इसमें एक फाइनल डे भी तो होता है, जिस दिन फाइनल हो रहा है, फाइनल मैच हो रहा है किसी प्रतियोगिता का, ठीक है, या कोई समारोह हो रहा है, तो उसका क्या एक अंतिम पड़ाव है, एक फाइनल कॉल की तरफ है। तब उस समय पर हम क्या करते हैं? उसको सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जब वो कॉम्पिटिशन खत्म होते हैं ना, जिस दिन फाइनल्स होते हैं, जिस दिन फाइनल मैच होता है, जिस दिन, ठीक है, एट द डे हम क्या करते हैं? वहां पर एक सेलिब्रेशन से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यानी गाला डे कब यूज किया जाएगा बेटा? जब हम किसी दिन को क्या कर रहे होंगे? बड़ा सेलिब्रेट कर रहे होंगे, जिस दिन हम एक उत्सव मना रहे होंगे, उसके लिए यूज किया गया क्या? गाला डे। ठीक है, याद रहेगा। गाला डे कहाँ आता है बेटा? जहाँ सेलिब्रेशंस की बात करते हैं, जहाँ पर हम उत्सव मनाने की बात करते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है गाला डे। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, गेट इनटू अ सूप, है ना। गेट इनटू अ सूप कहाँ आ रहा है बेटा? गेट इनटू अ सूप वहां आता है जहां पर हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? प्रॉब्लम्स, है ना। यानी प्रॉब्लम्स का जब हमारे सामने कोई आ जाती हैं, हमारे सामने कोई ट्रबल आ जाती है, हमारे सामने कोई परेशानी आ जाती है, हम अपने कर्मों की वजह से, अपने कामों की वजह से किसी परेशानी में फंस जाते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं क्या बेटा? गेट इनटू अ सूप। मीनिंग क्या हो गया? गेट इनटू अ ट्रबल। ठीक है, जब भी परेशानी हुई, किसी परेशानी में हम फंसे, उसके लिए यूज करना है गेट इनटू अ सूप। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नोट करते जा रहे हो अपने पास में। जो देखिए एक फार्मूला है कि आप पढ़ते रहिए और साथ साथ में उनको जब आप एक बार अपने हाथ से लिख भी लेते ना, तो याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि आपने जब उसको एक बार लिख लिया तो उसका एक विजुअलाइजेशन आपके माइंड में है। सही है ना। तो मेरा सजेशन है कि आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए, और फिर उसके साथ साथ उसको एक बार नोट डाउन करके भी देख लीजिए, है ना। आपने एक बार कलम चला लिया तो वो आपके माइंड के अंदर क्या होता है? एक विजुअलाइजेशन की तरह वो क्रिएट हो जाता है। जब कभी आप उस ईडीएम को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, बोले हाँ ऐसा कुछ मैंने लिखा था, उसका सेंस कुछ ऐसा निकल के आ रहा था। सही है, चले नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे गेट इनटू हॉट वाटर। ये लो भाई, कैसे वाटर में आ गए? गर्म पानी में। वार्म नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? हॉट। वार्म और हॉट में अंतर होता है, डिफरेंस होता है ना। तो हॉट कैसा होगा? जो बहुत ज्यादा एक तरीके से बहुत ज्यादा गर्म होगा, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, राइट। आप कैसे टेम्परेचर में आ रहे हैं? कैसे पानी में आ रहे हैं? जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कैसा है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप उस पानी में चले गए। अब ऐसे गर्म पानी में जाओगे तो समस्या क्या होगी? कैसा लगेगा आपको? क्या आपको कंफर्टेबल होगा? नहीं। कैसी सिचुएशन में होगे बेटा? ये भी किसके लिए आता है? ट्रबल के लिए आता है। यानी गेट इनटू द ट्रबल कहां आएगा? जल्दी बोलो फटाफट। कहां? जब आप परेशानियों में आने की बात करते हो तो दोनों का मतलब कहां है बेटा? परेशानियों में आने के लिए आता है। ठीक है, नेक्स्ट, गिव अप द घोस्ट। अर्थ निकालोगे तो हंसी हो आएगी आपको, है ना। गिव अप द घोस्ट। घोस्ट किसको कहते हैं? भूत। ठीक है, आपने क्या छोड़ दिया? भूत छोड़ दिया। भूत छोड़ दिया मतलब कहीं ना कहीं जो सोल है वो क्या हो गई है? बाहर निकल गई है। और सोल बाहर निकल गई तो कहने का मतलब क्या हो गया बेटा? हम लोग डाई यानी मर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? स्टॉप वर्किंग। जब हमारे अंदर कोई जान ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? काम अपना रोक देंगे। ठीक है, स्टॉप डूइंग समथिंग, सेम थिंग इज दैट। क्या हम कोई काम रोक दें, हम किसी काम को करना बंद कर दें, है ना, किसी की डेथ हो जाए तो उसके लिए यूज किया जाता है क्या बेटा? गिव अप द घोस्ट।
समझ आया? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा और याद भी हो रहा होगा। ठीक है, तो याद करने का यही तरीका है कि कंटिन्यूअसली इसको रीड करते रहिए और कंटिन्यूअसली इनको रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से एक आता है, गिव मी अ हैंड, मुझे क्या दे दीजिए? एक हाथ दे दीजिए, हमें हाथ दे दीजिए। और हाथ देने का मतलब क्या होता है बेटा? कि हाथ देने का मतलब कह रहा है कि हमें क्या चाहिए बेटा? एक हेल्प, एक सपोर्ट। ठीक है, कोई हाथ हमारी तरफ बढ़ा दीजिए। ठीक है, हाथ हमारी तरफ बढ़ाने का मतलब मुझे हेल्प करिए, मुझे सपोर्ट करिए, उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दिया गया ग्रिबल गैबल। ग्रिबल गैबल कहां यूज होगा? ग्रिबल गैबल यूज होता है बेटा फुलिश टॉक, यानी मूर्खता से भरी हुई बातें। ठीक है, आप कोई काम की बात नहीं कर रहे हो, बिना मतलब की बातें करते चले जा रहे हो, दैट इज व्हाट, उसके लिए यूज किया गया ग्रिबल गैबल, है ना? ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ द गैब, बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता रहता है। गिफ्ट ऑफ द गैब बेटा इसको उसके लिए यूज किया गया जिसे बोलने की बड़ी अच्छी कला आती है। जो इंसान बहुत अच्छे से बात करनी जानता है, बहुत अच्छे से एक ऑडियंस को इंप्रेस करना जानता है, उसी के लिए कहा जाता है, उसी के लिए टर्म आती है गिफ्ट ऑफ द गैब। आगे बात समझ में? यानी कुछ एक बोलने का तरीका आना होना, है ना? टू टॉक वेल, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, है ना? बोलने की कला का आना, बोलने की आर्ट उसको जिसको आएगी उसी के लिए यूज करेंगे गिफ्ट ऑफ द गैब। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जिनकी बातें सुन के, जिनका बात करने का तरीका देख के आप इंप्रेस हो जाते हैं। तो उसी व्यक्ति के लिए जिसकी बातें सुन के आप इंप्रेस हो रहे हैं, उसके लिए आप इस ईडियम को यूज कर सकते हैं। क्या? गिफ्ट ऑफ द गैब। सही है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, गो थ्रू फायर एंड वाटर, कहां से होके गुजरना है बेटा? आग और पानी से, है ना? आग और पानी से होके गुजरो। आग और पानी से होके गुजरना है मतलब आग भी खतरा है और पानी भी खतरा है, और दोनों से होके गुजरोगे तो कैसे गुजरोगे बेटा? ब्रेवली, है ना? यानी आप ब्रेवली किसी भी डेंजर को, किसी प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं बेटा? फेस कर रहे हैं। यानी किसी डेंजर, किसी प्रॉब्लम को ब्रेवली फेस करना, उसके लिए यूज किया जाता है। जल्दी बोलो फटाफट, क्या? गो थ्रू फायर एंड वाटर। सही है, समझ में आया? देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुड स्मार्टियन। गुड स्मार्टियन किसके लिए आता है बेटा? नेक आदमी के लिए आता है। नेक आदमी कैसा? जो नेक किसको कहते हैं हम लोग? जल्दी बोलो फटाफट। नेक बड़ा अच्छा व्यक्ति है, जेंटलमैन है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या कर रहा है बेटा? हेल्प कर रहा है। यानी जब कोई व्यक्ति हमेशा किसी दूसरे की क्या करता रहता है बेटा? हेल्प करता रहता है, या किसी के लिए सिंपैथी रखता रहता है। सिंपैथी समझते हो? सहानुभूति, ठीक है ना? यानी ऐसा व्यक्ति जो हेल्प करने के लिए तैयार है और साथ साथ किसी दूसरे के लिए अपने मन के अंदर सहानुभूति भी रखे हुए है, उसी के लिए यूज किया जाता है क्या बेटा? गुड स्मार्टियन। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, अगला कह रहा है ग्रीस द पाम, है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट सा इडियम है, कहीं ना कहीं पूछा जाता रहता है। ग्रीस द पाम यानी हथेली को क्या करना? ग्रीस लगाना। ठीक है, यानी इसको कहां यूज करते हैं बेटा? इसको वहां यूज करते हैं जहां किसी को हम ब्राइब देने की कोशिश करते हैं। ब्राइब समझते हो? रिश्वत, है ना? क्या किसी को रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है कोई, है ना? रिश्वत रिश्वत देने की बात की जा रही है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे क्या? ग्रीस द पाम्स। सही है, रिश्वत देने के लिए बेसिकली इसको यूज किया गया। नेक्स्ट, हल्कियन डेज। हल्कियन डेज किसको कहा जाता है बेटा? हल्कियन डेज कहा जाता है ऐसे दिन जो बड़े शांति से भरे हुए हैं, पीसफुल डेज, है ना? हल्कियन डेज किसके लिए आता है? जब शांति से भरे हुए दिन की बात करते हैं, जहां पर हमें बड़ी पीसफुल कंडीशन, पीसफुल सिचुएशन हमें महसूस होती है। सही है ना? हम बड़े शांत दिमाग से होते हैं। दोज आर नोन एज हल्कियन डेज। नेक्स्ट, हैंड एंड ग्लोव विद। हैंड एंड ग्लोव विद, है ना भाई? ग्लोव ऐसा समझो, ग्लव्स सुने आपने? वही है, हाथ और ग्लव्स क्या है? साथ साथ में। अब ग्लव्स कब काम करेंगे? जब वो हाथों में आएंगे। और हाथ और ग्लव्स कैसे होते हैं? बड़े साथ साथ मिलकर काम करते हैं। तो वही है कि अगर हैंड एंड ग्लोव विद आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन क्लोज कोऑपरेशन, यानी एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करने के लिए आता है ना? क्या?
हैंड एंड ग्लोव विद। सही है। तो देखिए आज की डेट में हमने फिर आपके साथ में अभी अप्रॉक्स 30 के आसपास इडियम्स मैंने अभी डिस्कस किए, और डेली आप देख रहे होंगे कि अराउंड 30 इडियम्स मैं आपके साथ डिस्कस करता चला जा रहा हूं, अराउंड 30। ठीक है ना। तो और इन 30 इडियम्स को रिवाइज करना कोई ज्यादा देर का काम भी नहीं है। इनको हाथ के हाथ रिवाइज करते जाइए, पढ़ते जाइए और बढ़ते चले जाइए। ठीक है ना। आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके मेहनत करिए, रिवीजन पे फोकस करिए और अपने सिलेक्शन की तरफ मेहनत करके आगे बढ़ जाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.